वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 12वीं के इतिहास के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक देख लिया था। आज हम 5वें क्वेश्चन से देखते हैं। प्राचीन काल के ग्रामीण समाज को समझने के लिए भूमि अनुदान संबंधी अभिलेख कैसे सहायक होते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो भूमि संबंधी अनुदान है उनसे ग्रामीण समाज के बारे में कैसे पता चलता है हमें। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम। प्रथम शताब्दी से ही भूमि दान के प्रमाण मिलने लगते हैं। यह अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्र पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाणिक रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। ठीक है, आगे है भूमि दान संबंधी शिलालेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासक या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के लिए नए प्रधान की आज्ञा का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त भी भूमि स्वामी थी और उसने दान भी दिया था। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वह एक रानी थी, इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो। यह भी हो सकता है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। भूमि दान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों का नियंत्रण नहीं था, जैसे पशुपालक, शिकारी, मछुआरे और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। इस प्रकार भूमिदान संबंधी अभिलेख से हमें प्राचीन काल के ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो सबसे पहले हमने बताया है कि जो भूमिदान संबंधी अभिलेख है वो किस रूप में मिलते हैं हमें, पत्थरों पर अभिलेखों के रूप में या फिर ताम्रपत्र पर। ठीक है, इन दो रूप में मिलते हैं। हमने बताया कि जो भूमिदान संबंधी लेख है। दूसरे पैराग्राफ से हम चालू करेंगे कि किस प्रकार हमें ग्रामीण प्रजा के संबंध में इसमें जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या था, ग्राम में कौन कौन से वर्ग थे, जैसे ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग। ठीक है, इनका हमें पता चलता है। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि ये वर्ग क्या थे, शासक को अपनी वस्तुएं कर के रूप में प्रदान करते थे। और एक और है कि इन लोगों को क्या करना पड़ता था, प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। किसकी, ग्राम प्रधान की, मुखिया जिसे सरपंच होता है ऐसे ही। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहला क्या, कौन कौन से वर्ग थे, और दूसरा उन वर्ग पर मतलब ग्रामीण समाज में किसका वर्चस्व रहा था, जिसे प्रधान है। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है हमें, महिलाओं के बारे में। महिलाओं के बारे में क्या मिलती है, महिला क्या करती थी, भूमि दान जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। किनका नहीं था, महिलाओं का नहीं था। लेकिन एक में हमें क्या मिलता है, प्रभावती गुप्त ने भूमि दान की थी किसी स्वामी को, उसके बारे में हमें पता चलता है। मीन्स स्त्रियों की दशा का इस अभिलेख से हमें पता चलता है। ठीक है, अगला किसानों के बारे में भी हमें क्या पता चलता है उस समय के, कि वो क्या करते हैं, प्रजा और राजा के बीच कैसे संबंध थे, उन पर हमें जानकारी मिलती है इन अभिलेखों से। ठीक है, इन पर कौन नियंत्रण रखते थे, अधिकारी। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग थे, पशुपालक, शिकारी, मछुआरे, ये क्या करते थे, राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार हमें ग्रामीण समाज की जानकारी अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है कि ये परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है 6ठी ईसा पूर्व के काल को। ठीक है, इसका उत्तर हम देखते हैं। हम आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्योंकि, ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 16 महाजनपदों का विकास हुआ। ठीक है, इसके पहले क्या चलती थी, जनपद चलती थी। ठीक है,
इसके बाद जनपद मिलकर क्या बनने लगी, महाजनपद। ठीक है, एक तो क्या हुआ, महाजनपदों का विकास हुआ। दूसरा कारण देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लोहे के व्यापक प्रयोग किया जाने लगा था। लोहे का प्रयोग हथियारों के निर्माण, खेती के उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता था। दूसरा क्या हो गया, लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। इस समय लोहे का आविष्कार कर लिया गया था। इसके पहले तांबा और कांसे का धातु के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, जिससे बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे हथियारों के निर्माण में और खेती के उपकरणों के निर्माण में, जैसे हल का निर्माण, कुल्हाड़ी का निर्माण, ये सब इस समय किए गए। तीसरा देखते हैं, किसान लोगों से निर्मित उपकरणों से, लोहे से, ठीक है, क्या करते थे, ये गलत है थोड़ा सा, लोहे से, ठीक है, क्या करते थे किसान, लोहे से निर्मित खेती करके अधिक अनाज उत्पन्न करने लगे थे, जिससे कृषि भूमि का विस्तार होने लगा था। परिणामतः कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि से नगरों की आवश्यकताएं पूरी होने लगी। परिणामतः नगरों का विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगले पॉइंट में, पिछले पॉइंट में हमने देखा था कि लोहे का आविष्कार हो गया। तब लोहे के आविष्कार से क्या हुआ, जंगलों को साफ करके खेती की अधिक जमीन प्राप्त होने लगी, जिससे भूमि का विस्तार हुआ। विस्तार होने से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन से क्या हुआ, नगरों की आवश्यकताएं पूरी होने लगी। ठीक है, और नगरों का विकास होने लगा। अगला पॉइंट देखते हैं, लोहे के हथियारों के प्रयोग के कारण समाज में योद्धा वर्ग महत्व बढ़ने लगा, सैन्य शक्ति दृढ़ होने लगी। इससे बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई। अब क्या, लोहे से एक तो कृषि में हमने उपयोग देखा, और एक और किस में देख रहे हैं, सेना में। सेना में योद्धा वर्ग का महत्व बढ़ गया, क्योंकि लोहा तांबे और कांसे से अधिक मजबूत धातु होती है। इससे हथियार अधिक मजबूत बनते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, योद्धा वर्ग का महत्व बढ़ने लगा, जिससे बहुत सारे राज्यों की सैन्य शक्ति बढ़ गई और धीरे धीरे बड़े बड़े राज्यों का निर्माण होने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, कृषि देखा, सेना देखा, है ना, महाजनपदों का विकास देखा और लोहे का विकास देखा। ठीक है, एक और क्या हुआ, बौद्ध और जैन सहित दार्शनिक विचारधारा का उद्भव इसी समय में हुआ। बौद्ध, जैन और अन्य बहुत सारे लगभग 62 धर्मों का उदय इस काल में माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, ये 5 परिवर्तन हुए, जिससे इसको एक क्या बोलते हैं, महान परिवर्तनकारी काल कहा जाता है, महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल। ठीक है, लोहे का आविष्कार, सेना मजबूत हो गई। ठीक है, आप क्लोजिंग देखते हैं इसकी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में भारत में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे थे, जिसके कारण इस काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन तरीकों से प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे। इसका आंसर है, राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुषाण शासकों ने अपने राजधर्म को सिक्कों और मूर्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास एक देवी स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवी स्थान पर भी इस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण शासक स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः कुषाण शासक चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे, जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। ठीक है, इसमें क्या है, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने का किस प्रकार राजा प्राप्त करते थे। तो इसमें हमने क्या बताया कि उनका एक क्या था, देवताओं के माध्यम से वो शासन करना चाहते थे। ठीक है, जुड़ना चाहते थे, जिससे जनता उनकी स्थिति को ऊंचा समझे। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम हमने क्या किया है, कुषाणों के द्वारा, उदाहरण द्वारा समझाया है कि कुषाण शासक क्या करते थे, सिक्कों और मूर्तियों के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार का कार्य करने की शुरुआत की। ठीक है, जो सिक्के होते थे उन पर एक साइड वो भगवान की मूर्ति या चिन्ह अंकित करते थे और एक साइड राजा का, और मूर्तियों को वो देवताओं के समान विशाल और आभूषण सहित बनवाते थे, जो देवताओं के समान लगती थी। ठीक है,
जिससे राजा की प्रतिष्ठा देवताओं के समान लगती थी, ठीक है, जिससे वो उच्च स्थिति प्राप्त करते थे। अब इसका हमें और कहाँ कहाँ प्रमाण मिला है? मूर्तियों का हमें कहाँ मिला? मथुरा और एक और अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर हमें कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, जिसके जरिए शासक स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। अगला देखते हैं आगे। एक है उपाधि। अभी तो हमने क्या किया? खुद को सिक्कों और मूर्तियों के माध्यम से, और एक अब ये क्या है? उपाधि के माध्यम से भी वो क्या कर रहे थे? अपने आप को देवताओं के पुत्र बताते थे, ठीक है। और ये कहाँ से सीखा था कुषाणों ने? चीनी शासकों से, ठीक है। और अतः साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए स्वयं को देवी देवताओं के साथ जोड़ लेते थे, ठीक है। ओके, वेलकम टू, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।